हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का जनरल स्टडीज़ क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि कुछ महीने बाद ही संभवतः सितंबर 2024 में बीपीएससी की 70वीं बैच की प्रीलिम्स की परीक्षा होने जा रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा अब खास करके प्रीलिम्स की परीक्षा थोड़ी मुश्किल हो गई है। मैं देखता हूँ बहुत सारे पुराने अभ्यर्थी जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी प्रीलिम्स में काफ़ी कठिनाई होती है, वो भी प्रीलिम्स पास नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना करके बीपीएससी के प्रीलिम्स को पास किया जा सकता है। इन्हीं स्ट्रैटेजी में एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है पूर्व के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना। पूर्व के वर्षों का जो प्रश्न पत्र है उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो प्रश्नों की प्रकृति कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और दूसरा उन प्रश्नों का के एरियाज़ क्या हैं, किस एरियाज़ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियोज़ में कि जो पूर्व के प्रश्न पत्र हैं उनका विश्लेषण करें। तो सबसे पहले हम 69th बीपीएससी के जो प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र थे उनका विश्लेषण करेंगे। और इस वीडियोज़ में हम चाहेंगे कि विषयवार उन प्रश्नों को विश्लेषण करें। सबसे पहले हम 69th को करेंगे, फिर 68th जो बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र थे उनका विश्लेषण करेंगे, और इसमें क्रमबद्धता बनी रहे इसके लिए हम विषयवार करेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं हिस्ट्री के प्रश्न पत्र किस प्रकार के पूछे गए हैं। हिस्ट्री के प्रश्न पत्र के बारे में एक जो महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हिस्ट्री के प्रश्न हमेशा बीपीएससी में 30 से 35 के रेंज में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री के प्रश्न पत्रों पर कमांड कर लें तो हमारी सफलता की दर बढ़ सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 69th बीपीएससी के इतिहास के प्रश्न पत्रों से। सबसे पहला जो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 69th बीपीएससी में वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। इसमें इसका सही आंसर है घोड़ा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में हमें जो भी जानकारी मिली है वो वहाँ पर प्राप्त जो पुरातात्विक साक्ष्य है, जो भौतिक साक्ष्य है, जो कि वहाँ के नगरों के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, वहाँ के पुरातात्विक साक्ष्यों से ही हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लेखन शैली के विषय में उनकी जो लिपि थी उनको आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वहाँ पर जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो सील थे, मुहर जिसको कहते हैं। इन मुहरों पर कुछ पशुओं की आकृतियाँ उकेरी गई थी। उन्हीं पशुओं की आकृतियों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि या इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को उन पशुओं की जानकारी थी, और जिन पशुओं के आकृति हमें प्राप्त नहीं होती है सील पर, उसके बारे में हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वहाँ के लोगों को, उस सभ्यता के लोगों को उस पशुओं के विषय में जानकारी नहीं थी। इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता जो मुहर प्राप्त हुए हैं, सील प्राप्त हुए हैं, उसमें एक 3 मुख वाले देवता जिसको पशुपतिनाथ भी कहते हैं की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर कई पशु विराजमान हैं। इसमें हाथी है, गैंडा है, चीता है, भैंसा है, हिरन है, लेकिन कहीं भी घोड़ा या गाय की आकृति उकेरी नहीं गई है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर है इसका वो घोड़ा हो गया। इसी प्रकार से अब देखते हैं अगला प्रश्न पत्र क्या है।
अगला प्रश्न पत्र है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में ही स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण कराया जाता था। अब आइए हम जानते हैं कि स्तूप, चैत्य और विहार किस उद्देश्य से इसका निर्माण कराया जाता था। देखिए, स्तूप का निर्माण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उनके अस्थि अवशेषों पर उनके अस्थि अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया गया था। मतलब बौद्ध स्तूप का निर्माण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अस्थि अवशेषों पर इसका निर्माण कराया गया था। और वहीं पर चैत्य जो होता था बौद्ध धर्म में, वो बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता था। और विहार को आवासीय उद्देश्य से बौद्ध धर्म में उसका निर्माण कराया जाता था। इसमें से देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है उसके बारे में जानकारी रखनी ज़रूरी है, जिस पर कि आने वाले वर्षों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप है वो भरहूत का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिला में पाया जाता है। और दूसरा जो स्तूप है वो सांची का स्तूप है, जो कि मौर्य सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। तीसरा स्तूप जो महत्वपूर्ण है वो अमरावती का स्तूप है, जो कि आंध्र प्रदेश में पाया गया है। और इसका निर्माण जो व्यापारी श्रेणी के लोग थे उनके द्वारा सफ़ेद संगमरमर से करवाया गया था। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अमरावती स्तूप एकमात्र स्तूप है जिसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर से करवाया गया था। वहीं पर अगला स्तूप आता है धमेख स्तूप, जिसको सारनाथ स्तूप भी कहा जाता है, जिसका निर्माण गुप्त शासकों ने कराया था। तो यहाँ पर कभी भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया और सारनाथ के स्तूप का निर्माण किसने कराया। तो स्पष्ट उत्तर है कि सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, जबकि सारनाथ के स्तूप, जिसको कि धमेख स्तूप कहते हैं, उसका निर्माण गुप्त शासक ने करवाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। और चौथा ऑप्शन है यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। इसमें देखिए क्या है, कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। इस बात का ध्यान रखना है कि सही ऑप्शन चुनने कह रहा है या गलत ऑप्शन। तो अब हमको देखना है कि कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। देखिए ये भागलपुर जिले में स्थित था, ये इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना धर्मपाल ने द्वारा कराया गया था, जो कि गोपाल वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक थे। तो इस प्रकार से पहला प्रथम जो विकल्प है वो भी गलत है और दूसरा जो विकल्प है वो भी गलत है। अब तीसरे विकल्प पर बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था, ये बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रकार से गलत ऑप्शन हो गया इनका पहला और दूसरा, आंसर हो गया सी। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि पाल वंश के समय में किन किन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एक तो हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं बीपीएससी में। और एक और विश्वविद्यालय जो कि जिसको उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहते हैं, उसकी स्थापना देवपाल द्वारा किया गया था। अब यहाँ एक टर्म आता है वज्रयान संप्रदाय। तो दोस्तों देखिए वज्रयान संप्रदाय क्या है। यह बौद्ध धर्म की एक संप्रदाय है। जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो उसमें कई संप्रदाय का विकास हुआ, जिसमें से एक महत्वपूर्ण थे थेरवाद संप्रदाय,
वैभाषिक संप्रदाय, सैद्धांतिक संप्रदाय, इसी तरह से जो है विज्ञानवाद, शून्यवाद जैसे संप्रदाय का भी इसमें विकास हुआ। और कालांतर में 7वीं सदी में वज्रयान संप्रदाय का भी विकास हुआ। वज्रयान संप्रदाय की विशेषता क्या थी कि इसमें बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव जब बढ़ने लगा तो इसने एक अलग संप्रदाय का रूप धारण कर लिया, जिसको वज्रयान संप्रदाय कहते हैं। वज्रयान संप्रदाय में शक्ति की उपासना की जाती थी। इसमें तारा देवी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अब अगला प्रश्न है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण, प्रथम ऑप्शन है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। और तीसरा ऑप्शन है प्रदेश में तैमूरिड व राजवंश की स्थापना हुई। चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। इसमें पहला ऑप्शन है कि भारत उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ये गलत है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन उनसे 200 वर्ष पूर्व ही जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो लड़ाई हुई थी 1367 में, उसी समय बारूद का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा कि दिल्ली सल्तनत के काल में ही मेहराब और गुंबद का निर्माण जो वास्तुकला थे उसमें किया जाने लगा था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है कि भारत प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, और चूँकि बाबर पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था और मातृ पक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था, इसलिए उनको तैमूरी राजवंश ही कहा जाता है। मुगल राजवंश का दूसरा नाम तैमूरी राजवंश है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और चौथा ऑप्शन जो है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी, हाँ युद्ध में तोपों की भी शुरुआत हुई थी बाबर के आगमन से, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो सूरत है। सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी किस साम्राज्य के काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद को कहा जाता था? इसका सही उत्तर मराठा साम्राज्य, मराठा शासन के काल में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। अब अष्टप्रधान में हम देखते हैं कि कौन कौन 8 मंत्री होते थे। जो 8 मंत्री होते थे उसमें पहला पद था पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, और दूसरा पद था अमात्य या मजूमदार, जिसको कहा जाता था, वह वित्त मंत्री होता था, और तीसरा था वाकिया नवीस अथवा मंत्री, जो कि गृह मंत्री के रूप में काम करता था या फिर दैनिक कार्य करते थे, राजा के दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखते थे। और चौथा मंत्री था शुरू नवीस अथवा इसको सचिव भी कहा जाता था, ये राजकीय पत्रों का जो कार्य व्यवहार था वो देखते थे। और पांचवा था दबीर, जिसको सुमंत भी कहा जाता था, यह विदेश मंत्री कहलाता था। और छठा था सेनापति, जिसको सरे नौबत कहा जाता था, यह सेना की से संबंधित जो व्यवस्था थी उनका संचालन को देखते थे। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरे नौबत कौन थे, तो सरे नौबत सेनापति थे शिवाजी के प्रशासन में। और सातवां हो गया पंडित राव, ये धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए जो भी अनुदान थे उनके संचालन का कार्यभार इनके ऊपर रहता था। और आठवां मंत्री न्यायाधीश होता था, जो कि न्याय से संबंधित कार्यों को देखते थे। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि मजमुआदार क्या करते थे। मजमुआदार, जिसको अमात्य भी कहते हैं, वित्त मंत्री। एक बार मैं फिर रिपीट करा देता हूँ, वाकिया नवीस क्या देखते थे? वाकिया नवीस गृह मंत्री थे, जिसका दूसरा नाम मंत्री भी था। और शुरू नवीस, जिसको सचिव भी कहा जाता था, वो पत्र व्यवहार के संबंधित कार्यों को देखते थे।
अगला प्रश्न है कि बोधिसत्व पदमपनी की पेंटिंग स्थित है। देखिए इसका ऑप्शन है, आंसर सही है सी, अजंता में पाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी कठिन है प्रश्न, ये इस तरह प्रश्न प्रायः नहीं पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अब अगला प्रश्न है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री थे, भिक्षु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए दोस्तों, दोनों कथन गलत हैं। क्यों? क्योंकि फाहियान का आगमन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, न कि हर्षवर्धन के काल में हुआ था। और ह्वेनसांग का आगमन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में न होकर के सम्राट हर्षवर्धन के काल में इनका भारत आगमन हुआ था। और तो फाहियान के भारत आगमन की तिथि थी 399 से 414 ईस्वी और ह्वेनसांग के आगमन की तिथि थी 629 से 643 ईस्वी के बीच में। कुछ अन्य तथ्य जो इनसे जुड़े हुए बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उसको जान लेना ज़रूरी है कि ह्वेनसांग ने सियुकी नाम से अपनी यात्रा विवरणी को लिखा था और वो कन्नौज की जो धर्म सभा हुई थी हर्षवर्धन के समय में उसके वे भी वो अध्यक्ष थे। और ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था और इनके द्वारा भारत की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी टिप्पणी की गई है। जो वहीं पर हम देखते हैं कि फाहियान के द्वारा केवल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति की का विवरण तो प्रस्तुत किया गया है, परंतु उनके विवरण में राजनीतिक स्थिति का किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है। हाँ, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन जरूर किया है, परंतु भारत की जो राजनीतिक प्रणाली थी उस समय में उसके बारे में उनके यात्रा विवरणी में किसी प्रकार का विवरण प्राप्त नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में जो विद्वान थे उनके वो किस क्षेत्र से जुड़े विद्वान थे उसके विषय में पूछे गए हैं। जैसे चरक के बारे में पूछे गए हैं, इसका मिलान करने कहा गया है। चरक किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वराहमिहिर, विशाखदत्त। इसमें चरक जो थे विद्वान थे जो कि कनिष्क कुषाण राजा कनिष्क के दरबार से जुड़े हुए वो चिकित्सक थे। चरक के द्वारा ही चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता की रचना की गई थी। वहीं ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणितज्ञ थे और इसका काल मोटा मोटी हर्षवर्धन के जो समकालीन एक मान सकते हैं इसको। इनके द्वारा गणित पर भी पुस्तक लिखे गए, गणित पर पुस्तक भी लिखे गए जिसमें कि एक पुस्तक का नाम है खंड खाद्यक और दूसरा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, जिसका अरबी में अनुवाद वहाँ के अरब के जो खलीफा थे मंसूर, उनके द्वारा इसका अनुवाद भी करवाया गया था। वहीं वराहमिहिर जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और वराहमिहिर ज्योतिष से जुड़े हुए विद्वान थे। उनके द्वारा भी पुस्तकें लिखी गई। एक पुस्तक का नाम है विरहत संहिता और दूसरा पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांतिका। देखिए ये सब फैक्ट्स जो एडिशनल आपको बताए जा रहे हैं, इन सब को ध्यान में रखना है। अगले वर्ष जो क्वेश्चन जो अगली बार जो बीपीएससी के प्रश्न पत्र तैयार होंगे इन्हीं सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी कड़ी में है विशाखदत्त जो कि प्राचीन काल में एक नाटककार थे। इनके द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जैसे पुस्तकें लिखी गई।
अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न की चर्चा की है। अब इसके बारे में जान लीजिए, नवरत्न क्या थे। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय काल में 9 विद्वानों की एक मंडली थी। इसमें 9 विद्वान कौन कौन से थे, ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न। पहला था कालिदास, दूसरे थे धन्वंतरी, तीसरे थे छपनक, चौथे थे अमर सिंह, पाँचवें शंकु, छठे वेताल भट्ट, सातवें घटकरपर, आठवें वरामिहिर और नौवें वररुचि। ये विद्वानों के नाम थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ए होता है। अगला प्रश्न है कि इन 70वां नंबर का, कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की। इसका उत्तर है बलबन। अब देखिए, बलबन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना ज़रूरी है, ताकि अगले वर्ष इससे जो प्रश्न आएंगे उससे इससे सॉल्व हो सके। बलबन गुलाम वंश का शासक था। बलबन इल्तुतमिश द्वारा गठित किए गए तुर्क चहलगानी, जिसको कि चालीसा दल भी कहा जाता है, जो कि 40 तुर्क सरदारों का एक दल था, उसका एक सदस्य था। और जब बलबन सत्ता पर काबिज हुए तो बलबन द्वारा कई नई नई नीतियों को प्रारंभ किया गया। इसमें एक होता है, एक था फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत करना, रक्त एवं लौह की नीति की शुरुआत करना, सिजदा पाबोस की प्रणाली की शुरुआत करना, और साथ ही साथ एक नई सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की भी स्थापना उनके द्वारा किया गया था। ये सभी नई व्यवस्था उसने अपने जो शक्ति थी उनको बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक शासक के रूप में स्थापित करने के लिए उसने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इसका उत्तर है उत्तर भारत। भक्ति आंदोलन का उदय मूलतः दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ था, और इसको जो सिद्ध और योगी थे, उसने नाथपंथ थे, उसने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में प्रसिद्ध किया था। नाथपंथियों और सिद्धों और योगियों का क्षेत्र मूलतः उत्तर भारत था। अब देखिए दोस्तों, इसमें नाथ संप्रदाय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना गोरखनाथ ने किया था, गुरु गोरखनाथ ने। नाथ संप्रदाय भारत का ही एक पंथ था, हिंदू धर्म का एक पंथ है, और इसमें शिव को, भगवान शिव को इस संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य माने जाते हैं। इसमें इस संप्रदाय में योग विद्या को महत्व दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है। वुड के डिस्पैच के द्वारा उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। अब इसमें से 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी है। देखिए, वुड डिस्पैच एक कमेटी थी जो कि चार्ल्स वुड के नेतृत्व में गठित की गई थी, और उस समय भारत के जो ब्रिटिश शासक थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें भारत के शिक्षा के विकास के लिए एक समिति गठित करने का प्रावधान किया गया था। उसी के तहत 1854 में चार्ल्स वुड के नेतृत्व में वुड डिस्पैच का या वुड समिति का गठन किया गया था। इसके द्वारा जो शिक्षा के विकास के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इनके द्वारा कई सिफारिशें की गई, जो महत्वपूर्ण सिफारिशें, जिसमें दो तो ऑप्शन में ही दिए गए हैं, और तीसरा इनके द्वारा जो दिया गया था वो ये कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की इनके द्वारा सिफारिश की गई थी। इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता दिए जाने की सिफारिश की थी, और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना जो कि 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में खोलने का इनके द्वारा निर्देश दिया गया था।
इनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो देशी भाषाएं हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन इसको प्राथमिक विद्यालय तक ही इसको सीमित रखा जाए। वुड डिस्पैच के बाद भारत के शिक्षा के विकास के लिए अंग्रेज़ों द्वारा समय समय पर अन्य समितियों का भी गठन किया गया था, जैसे कि हंटर कमीशन का भी गठन किया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, और बाद में फिर रैले कमीशन की स्थापना की गई थी 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में, और उसके बाद सैडलर आयोग का गठन किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में 1917 में। फिर बाद में हार्टोग समिति की स्थापना 1929 में की गई थी। फिर वर्धा योजना की जो शिक्षा के विकास के लिए लाई गई थी। सार्जेंट योजना भी शिक्षा के विकास के लिए बनाई गई थी। ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं बीपीएससी में। अगले अगले जो भी बीपीएससी के प्रश्न, बीपीएससी की जो भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका उत्तर है राजगृह, जिसको गिरिब्रज भी नाम दिया गया है। चंपा कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। चंपा मूलतः अंग प्रदेश की, जो कि भागलपुर के इलाके में पाया जाता था, उसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्रा मगध साम्राज्य की राजधानी तत्पश्चात पाटलिपुत्रा और वैशाली को भी बनाया गया था। पाटलिपुत्रा को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन द्वारा बनाया गया था। हर्यक वंश के राजा उदयन ने इनको बनाया था। पाटलिपुत्रा का ही दूसरा नाम कुसुमपुरा था, ध्यान रखिएगा इसको। और तत्पश्चात वैशाली को शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने अपनी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। अपनी दूसरी राजधानी इसने पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में, जैसे हमने बताया, हर्यक वंश के उदयन ने बनाया था, लेकिन बाद में वैशाली को भी मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने बनाया था। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। इनमें से तीनों उनके ऑप्शन सही हैं। इसको लॉर्ड लिटन ने लागू किया था 1878 में। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को सबसे खतरनाक जो ब्रिटिश सरकार का कानून माना जाता है समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए, और इसको गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, और इस अधिनियम को बाद में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। अब अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, ये कुछ प्रश्न जो है लॉर्ड मेयो के संकल्प के विषय में, ये काफ़ी कठिन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी बीपीएससी द्वारा प्रायः नहीं पूछे जाते हैं। इसमें भी चारों इसके ऑप्शन सही हैं। इस संकल्प के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने का पहला प्रयास किया गया था, और प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं का अधिकार करना, कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसमें असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया गया था। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया था। तो चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न प्रायः नहीं पूछे जाते। एक बार मैं पुनः कहता हूँ। अगला प्रश्न है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? नीतिसार कौमंदक के द्वारा लिखी गई। मैंने पहले आपको डिस्कशन में बताया कि चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी, और कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। तो सीधी सी बात है कि नीतिसार कौमंदक द्वारा लिखी गई थी। अब अगला प्रश्न है, फुतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर है ईश्वर दास नागर।
फुतुहात आलमगीरी ईश्वर फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास एक मिशनरी भेजा था? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय में ही ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, पूर्व में भी। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से परमिशन लेकर के गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो इसकी अवधि है 1912। 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। देखिए, ये घटना बंगाल के विभाजन से उत्पन्न हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जिस समय बंगाल को विभाजन किया गया था, उस समय बंगाल को विभाजित करके 2 प्रदेश बनाया गया। एक प्रदेश में पूर्वी बंगाल और असम को रखा गया, जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे, और दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल और बिहार उड़ीसा को रखा गया। पहले बिहार और उड़ीसा भी बंगाल का ही हिस्सा था, लेकिन भारतीयों के विरोध के कारण बाद में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ, तो दिल्ली दरबार के आयोजन उसके स्वागत के लिए किए गए थे। उसी दिल्ली दरबार में उनके द्वारा घोषणा किया गया कि 2 घोषणा की गई। एक तो ये कि दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया जाएगा, और दूसरा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया उनके द्वारा, और उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया प्रदेश बनाया गया। अब अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो दोस्तों, इसमें से सारे कारण 1857 के विद्रोह की सफलता के लिए उत्तरदायी थे। एक, अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता थी। अंग्रेज़ों की सैन्य व्यवस्था अधिक मजबूत थी, वो आधुनिक हथियारों से लड़ रहे थे, जबकि भारतीय अभी भी जो पुराने जो मध्यकालीन जो सैन्य पद्धति थी उन्हीं का इस्तेमाल कर रही थी। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी। सभी विद्रोही अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने तरीके से लीड कर रहे थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास एक केंद्रीय नेतृत्व थी भारत में भी, और ब्रिटिश सरकार का भी समर्थन था। तीसरा, इसमें ये आता है कि समाज के सभी वर्गों से समर्थन भी नहीं था। जो समाज के पढ़े लिखे लोग थे वो इस विद्रोह में बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए। अब 1857 का प्रश्न बीपीएससी द्वारा कई बार पूछा गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मैं भी उल्लेख कर देना चाहता हूँ। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं कि किन किन क्षेत्रों से किस विद्रोही द्वारा, क्रांतिकारी द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर जो इस पर जो पुस्तकें लिखी गई। तो मैं इन दोनों जो इश्यूज़ हैं उनका भी थोड़ा सा इसमें विवरण कर देना चाहता हूँ। अब सबसे पहले देखते हैं, जो कि बिहार बीपीएससी है, तो बिहार के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि बिहार से इसके द्वारा किस क्रांतिकारी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। तो बिहार में वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र द्वारा, जो मुग़ल बादशाह थे, जो औपचारिक रूप से उस वक्त मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, और ज़फ़र वक्त उनके सहायक थे, उनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजीश कादिर जो उसके पुत्र थे उनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे द्वारा इसका सहयोग किया जा रहा था। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। इलाहाबाद में लियाकत अली, और बरेली और रुहेलखंड में खान बहादुर खान के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। अब 1857 की क्रांति पर जो कुछ पुस्तकें भी लिखी गई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वी.डी. सावरकर की। इसने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम से एक पुस्तक लिखकर 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करार दिया। दूसरी पुस्तक अशोक मेहता द्वारा लिखी गई,
द ग्रेट रेबेलियन। और तीसरी पुस्तक लिखी गई आर.सी. मजूमदार द्वारा, स्कॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और चौथी पुस्तक एस.एन. सेन द्वारा 1857 लिखी गई। जैसा कि मैंने कहा कि वी.डी. सावरकर साहब ने जो पुस्तक लिखी उसको इसमें 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करार दिया। वहीं आर.सी. मजूमदार द्वारा इसको खंडन करते हुए कहा गया कि न तो यह प्रथम राष्ट्रीय संग्राम था और न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये मुख्य बिंदु हैं 1857 की क्रांति से जुड़े हुए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उनका नाम क्या है? इनका नाम बट्टक मियाँ था, बत्तक मियाँ, और यही ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये प्रश्न आपको जो इस तरह के प्रश्न विरले ही पूछे जाते हैं बीपीएससी में। और चूँकि एक घटना मुझे याद है, जब बिहार विधानसभा में महात्मा गांधी के संबंध में चर्चा हो रही थी, तो उसके संदर्भ में बत्तक मियाँ का उल्लेख किया गया था, और इसीलिए मुझे लगता है कि एक प्रश्न पूछे गए हैं, वरना ये प्रश्न काफ़ी विरले हैं और बुक्स में भी इसके संबंध में सूचना नहीं ही मिलती है। 1937-38 में अगला प्रश्न है, बिहार में बकास्ट आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? इसका उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि बकास्ट का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, बकास्त भूमि वैसी भूमि थी जो मूल रूप से किराएदार था। जो किसान थे वो बकाया भुगतान नहीं करने के कारण ज़मींदार उस पर कब्जा कर लेते थे, या फिर कई बार ऐसा होता था कि ज़मीन की मालगुजारी बढ़ा देने के कारण जो किसान थे वो विरोध रूप में उस ज़मीन को छोड़ देते थे, जिसके कारण ज़मींदार उस पर कब्जा कर लेते थे। तो इन्हीं सब असंतुष्ट जो किसान थे उनको मिलाकर जो आंदोलन किया गया बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा, उसको बकास्त आंदोलन कहा गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती पर बीपीएससी द्वारा कई प्रश्न और कई तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उनमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। साथ ही साथ कुछ जो महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन है उनका भी उल्लेख कर देना महत्वपूर्ण है। उनका भी उल्लेख करना यहाँ पर ज़रूरी है, ताकि अगले वर्ष जो भी बीपीएससी के प्रश्न आए उसको सॉल्व किया जा सके। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक किसान नेता थे, और 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता उनके द्वारा किया गया था। इसी के साथ ही किसान 20वीं सदी के जो अन्य महत्वपूर्ण किसान आंदोलन थे उनमें से थे चंपारण सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और यह आंदोलन 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, जिसको 1918 में महात्मा गांधी ने किया था। अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र ने 1920 में इसको गठित किया था। एका आंदोलन 1921-22 में मदारी पासी ने किया था। बारदोली सत्याग्रह, जो कि प्रायः प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं, 1928 में वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार जो मतलब वर्षवार इसको कौन सी घटनाएं पहले घटित हुई थी और कौन बाद में घटित हुई, उनको क्रम में सजाएं। तो इसका उत्तर बी है। पहली घटना घटी थी सूरत का विभाजन, और सूरत का विभाजन मूलतः सूरत का जो कांग्रेस का विभाजन था उसके संदर्भ में सूरत विभाजन का उल्लेख है। और चौथी अगली घटना घटी थी मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में हुई थी। और एक जो होम रूल आंदोलन
1916 में हुई थी और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुई थी। अब इन चारों घटनाओं के संबंध में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। सूरत की फूट जो सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस दो भाग में बांट गए थे, उग्रवादी और उदारवादी भाग में। इसमें अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें कि उग्रवादी ग्रुप का नेतृत्व लाला लाजपत राय द्वारा किया जा रहा था। वहीं पर उदारवादी ग्रुप का नेतृत्व उदारवादी ग्रुप, या इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि उग्रवादी लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे, रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अंत में उदारवादियों की जीत हुई और उदारवादियों द्वारा रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन के बाद उग्रवादियों को 7 वर्षों के लिए कांग्रेस से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उदारवादी उग्रवादी मूलतः कांग्रेस के ही सदस्य थे, जो उनकी विचारधारा के आधार पर उनको इस तरह का नाम दिया गया था, उदारवादी एवं उग्रवादी विचार। उदारवादी वो लोग थे जो कि ब्रिटिश सरकार के साथ समन्वय बना करके भारत में सुधार चाहते थे, जो कि उग्रवादी ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार का समन्वय नहीं बनाना चाहते थे और वो भारत में सुधार चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार की अधियाचना पर, ब्रिटिश सरकार के रहमो करम पर वो सुधार नहीं चाहते थे। अब चलते हैं, लॉर्ड मिंटो सुधार क्या था। मार्ले मिंटो सुधार बेसिकली भारतीयों द्वारा जो मांग उठाई जा रही थी भारत में संवैधानिक सुधारों की, तो उसी संवैधानिक सुधारों के एक कड़ी के रूप में जब भारत में लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल बना, तो इंग्लैंड में जॉन मार्ले और ने भारत सचिव का पद संभाला था। इन दोनों के नेतृत्व में एक संवैधानिक सुधार प्रस्तुत किया गया, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ये 1909 में ये सुधार प्रस्तुत हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार को मूलतः उदारवादी, जो कांग्रेस के उदारवादी लोग थे, उनको प्रसन्न करने के लिए लाया गया था और उग्रवादियों के दमन के लिए लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और एक तरह से जो है सांप्रदायिक फूट की जो शुरुआत थी, अंग्रेज़ों ने इसी अधिनियम, इसी सुधार के माध्यम से किया था। मार्ले मिंटो सुधार के आधार पर ही 1909 का जो भारतीय परिषद विधेयक था उसको पास किया गया और स्वयं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मतलब हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बना करके हम एक ऐसी घातक विष को बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। मूलतः उनका उद्देश्य था कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना और राज करना, फूट डालो और राज करो की नीति को स्थापित करने के लिए ये सुधार लाया गया था। वहीं पर होम रूल आंदोलन, जिसको स्वशासन लीग आंदोलन भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि स्वराज की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। वहीं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के द्वारा ये सत्याग्रह लड़ी गई थी। इसमें यह किसान आंदोलन था। इसमें बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ आंदोलन छेड़ी गई थी। मूलतः ये हुआ था कि गुजरात के खेड़ा ज़िले में फसल की जो फसल थी उस वर्ष की, किसानों का ख़राब होने के बावजूद भी लगान की वसूली की जा रही थी। इसी के विरोध में किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, जिसको महात्मा गांधी जी ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था और कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। इसमें चौथा ऑप्शन आता है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था। लॉर्ड लीटन के काल में स्ट्रेची कमीशन की स्थापना हुई थी, आर्म्स एक्ट लाया गया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में पहले ही बता दिया गया है कि यह भारतीयों के स्वतंत्र पत्रकारिता को कुचलने के लिए लॉर्ड लीटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। अब इल्बर्ट बिल क्या है?
इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन द्वारा 1884 में ये बिल लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों और भारतीयों को कानून की नज़र में समान बनाना। हालांकि इसका जो अंग्रेज यहाँ पर थे उसके द्वारा विरोध करने के कारण इस एक्ट को, इस बिल को, ये बिल जो है एक्ट का रूप नहीं ले पाया था। इस बिल का विरोध करने के कारण रिपन को अपना ये बिल वापस लेना पड़ा था। वहीं स्ट्रेची कमीशन क्या था? स्ट्रेची कमीशन था जो लॉर्ड लिटन के समय में जो अकाल की घटना हुई थी, जो भूखमरी और अकाल पड़ी थी भारत में, उसकी जांच के लिए स्ट्रेची कमीशन का गठन किया था लॉर्ड लिटन ने। अब अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इसका उत्तर है इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? आप सभी जानते हैं कि 1764 में बक्सर की लड़ाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम, मुग़ल सम्राट और अवध के नवाब की संयुक्त सेनाओं के विरुद्ध अंग्रेज़ों की ये लड़ाई थी। इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और इसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी। इलाहाबाद की संधि एक 12 अगस्त को की गई थी, एक 16 अगस्त को की गई थी। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ की गई थी और दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को की गई थी। एक बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? इसका उत्तर है 1632 में। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? इसका उत्तर है अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद हड़ताल मिल मजदूरों का आंदोलन था जो कि 1918 में हुई थी और इसको गांधी जी ने नेतृत्व किया था। यह आंदोलन मूल रूप से प्लेग बोनस के भुगतान को लेकर के ये विवाद प्रारंभ हुआ था। इसमें गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे चले गए थे और अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और इसमें अंग्रेज़ों को गांधी जी के जो मांगे थी उसको माननी पड़ी थी। इसमें जो 3 अन्य आंदोलन हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा उल्लेख किया जाना ठीक रहेगा। अगला है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह अंग्रेज़ों द्वारा 1919 में एक कानून लाया गया था भारतीयों के दमन के लिए और वहीं पर असहयोग आंदोलन 1920-21 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये सत्याग्रह असहयोग आंदोलन चलाया गया था। वहीं बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन था। अंग्रेजी सरकार द्वारा लगान की दर बढ़ाए जाने के कारण इस आंदोलन को चलाया गया था और यही इसी आंदोलन के समय में महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? बिहार केसरी के रूप में श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है जो कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? इसका उत्तर है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। बाकी जो भी उसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो सब गलत हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। चंपारण सत्याग्रह से प्रायः हर वर्ष बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया। तिनकठिया पद्धति क्या थी? इस पद्धति के तहत अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी और राजकुमार शुक्ल जो इस क्षेत्र के एक नेता थे उनके द्वारा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था और यह गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था। इसी आंदोलन के समय में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जे बी कृपलानी जैसे महान लोग इस आंदोलन से जुड़े।
अंततः इस आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली और तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। इसी आंदोलन के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि जो विभिन्न प्रकार के संगठन थे सामाजिक सांस्कृतिक जागरण लाने के लिए, जो उत्तरदायी संगठन थे भारत में, उनके संस्थापक कौन थे? इसमें भारत सेवक समाज इसका उत्तर है। इसमें आत्मीय सभा का गठन 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका गठन किया गया था एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए। जबकि तत्वबोधिनी सभा, जिसको तत्वरंजनी सभा भी कहा गया था, उसका गठन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। उसका उद्देश्य था धार्मिक जागरण के लिए, भारतीयों में धर्म के प्रति जो एक जागरण होता है उसको बढ़ाना था। वहीं पर भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे जे एंड्रूज। बाकी कैबिनेट मिशन 1946 में आई। कैबिनेट मिशन एक ब्रिटिश संसदीय दल था जिसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। ये एक 3 सदस्यीय दल था जिसमें थे सर स्टफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी जिसके नेता थे प्रधानमंत्री एटली। उनके द्वारा यह दल भेजा गया था भारतीयों से वार्तालाप के लिए। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा वॉल्व के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। ये किस नेता का बयान था, विचार था? ये लाला लाजपत राय द्वारा उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के स्थापना के संदर्भ में दी गई थी। इस सुरक्षा बल्ब सिद्धांत क्या है? इसके पीछे ये कहने का ये उद्देश्य था कि चूँकि भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति काफ़ी असंतोष व्याप्त था और यह असंतोष 1857 की क्रांति के रूप में प्रकट भी हो चुका था। इस प्रकार की अन्य किसी प्रकार की क्रांति घटित न हो जाए, इसके लिए ज़रूरी था कि भारतीयों के मन के अंदर जो असंतोष की भावना है उसको बाहर निकालने के लिए एक मंच प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और इसी मंच को प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। ऐसा लाला लाजपत राय का विचार था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित प्रश्न भी प्रायः बीपीएससी द्वारा पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इनके अधिवेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो अधिवेशन थे कि वो कम से कम उनका अच्छे से जो भी है जो घटनाक्रम है उसको देख लेना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव कराची अधिवेशन में 1931 में लाए गए थे। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। बाकी जो अधिवेशन की चर्चा की गई सूरत अधिवेशन, उसके बारे में बता ही दिए गए हैं कि 1907 में सूरत फूट भी थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे। गया अधिवेशन 1922 में हुई थी। 1922 में हुई थी जिसकी अध्यक्षता CR दास, चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। तो ये सारे प्रश्न थे दोस्तों 69th बीपीएससी के हिस्ट्री के प्रश्न पत्र जिसका हमने विश्लेषण किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में 68th बीपीएससी के हिस्ट्री के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के साथ। थैंक यू।